एक बार पुनः सभी का स्वागत। हिंदी के 8वें दिवस में और 8वें दिवस में भी हम लोग कई भाग लेके आए। पहला भाग हो चुका है, दूसरा भाग हो चुका है, तीसरे भाग की बात हो रही है। इस तीसरे भाग में हम लोग वर्ण विचार को समाप्त करेंगे और आइए देखते हैं क्या क्या हमने अब तक देखा। तो सबसे पहले हमने देखा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हमको पढ़ने की सुविधा के आधार पर जो हम पढ़ते हैं उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। पहले का नाम दिया गया था स्पर्श व्यंजन, दूसरे का नाम दिया गया था अंतस्थ व्यंजन और तीसरे प्रकार का नाम आया था ऊष्म व्यंजन। इनकी गिनती भी कर ली गई थी, कौन कौन गिनती कैसे कैसे है। इनका एक और नाम बताए थे, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय इस कारण कहा जाता है, इसमें सभी क च ट त प सबके अपने अपने वर्ग हैं। ये वर्गों में बटा हुआ होता है, मतलब क का भी एक वर्ग है, च का भी एक वर्ग है। ये गिनती ऐसे भी थी, जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं क च ट त प। सब में 5-5 लोग हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, मतलब ये वर्गीय थे। उसके बाद अंतस्थ की बात किए थे। हम हर बार हिंदी और संस्कृत को मैच करा देते हैं कि इससे भूले ना। अंतस्थ में देखिए जो हिंदी वाला है वो य र ल और व है, लेकिन वहीं संस्कृत वाला याद रहे य व र ल है। हिंदी में इनको अर्धस्वर का नाम दिया गया था, इसकी भी बात हो चुकी थी। और उसमें बताए थे श, श, स और ह, ये चारों लोग थे, इनकी बात हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि इनको जो हमारे सभी व्यंजन हैं उनमें अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन है। तो अल्प प्राण का मतलब है कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण पता है कि बिना स्वर की सहायता से होगा नहीं, तो जो उच्चारण करेंगे तो उसको बोलने में जिसमें कम प्राणवायु निकले, कहने का मतलब जिनको बोलने पर कम हवा हमारे मुंह से निकलती, वही अल्प। कम प्राण का मतलब प्राणवायु हवा से है, जो मुंह के अंदर फेफड़ों से निकलती है, ऐसी हवा को प्राणवायु का नाम दिया गया। तो किनमें कम निकलता है, किसमें महा मतलब अधिक निकलता है। तो दोनों में परिभाषा कभी पूछेगा नहीं, आपको विकल्प से छांटना होगा कि अल्प कौन है महा कौन है, उनकी गिनती करनी है। तो सीधे सीधे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या वर्गीय व्यंजन में कौन कौन कैसे है। तो याद करिए, हर वर्ग में 1 2 3 4 5 ये जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं उनमें याद करिए, अगर ये कहा जाए क ख ग घ और ङ, तो हर वर्ग में पता होगा 5-5 होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5, उन्हीं के सहारे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन है। तो चलिए हम लोग पहले लौटते हैं अपने अल्प प्राण की तरफ। तो अल्प प्राण में देखिए, आप याद करिए 135 अंतस्थ, स्वर और स्वर, 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण। आपको यही लाइन याद रखनी है, इसमें सब कुछ आ गया। मतलब जितने हमारे स्वर हैं, और 135 का मतलब याद रहे, यहां से देख लीजिए, पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब बताए हैं जिनको बोलने पर कम प्राणवायु निकलती है, जैसे क ग ङ, इनको बोलने पे बहुत कम हवा मुंह से निकलती है। तो ये हो गए, अर्थात 135 मतलब हर वर्ग का। सब में देखें, यहाँ से आपको च मिलेगा, ऐसे यहाँ पर त वाली लाइन, त वाली लाइन और प वाली, सब में सबका पहला, सबका तीसरा, सबका 5वां। तो 135 का मतलब वही हो गया 135। और अंतस्थ का मतलब हर व्यंजन के उदाहरणों में मैं बार बार अंतस्थ का नाम ले रहा हूं, वही कौन कौन, य र ल व, ये लोग, और सभी स्वर जो हमारे 11 स्वर हैं, ये इनको मिला लेंगे तो हमारी जो गिनती आ जाएगी उसको गिन लिया जाए कितने होंगे। देखिए ये अगर सब में होंगे, याद करिए हर लाइन में 5 5 10 5 15, तो 15 हमारे ये 135 वाली लाइन हो गई, मतलब वर्गीय व्यंजन हो गए। अंतस्थ की संख्या हमारी 4 हो गई,
उसके बाद आते हैं 11, इनको जोड़ लेंगे। ये सब मिलाकर इतने हमारे क्या हैं, अल्प प्राण हैं। जोड़ के देख लिया जाए तो ये भी 15 हो जाएगा, 15 15 30। अगर ये पूछ दिया कि हिंदी वर्णमाला में कितने अल्प प्राण हैं तो 30 हैं। इनमें भी अगर पूछ दिया उसमें स्वर कितने हैं तो स्वर आपके 11 अल्प प्राण हैं। और व्यंजन को पूछ दिया गया तो व्यंजन में देखिए इनको जोड़ लेंगे, 15 4 19, तो 19 हमारे व्यंजन हैं जो अल्प प्राण हैं, ये याद रहना चाहिए। 19 व्यंजन, 11 स्वर और दोनों को मिलाकर 30। तो सीधे सीधे यह लाइन याद रखिए, 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण, 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण, 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण, 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण। कहीं लिख के टांग दीजिए जहां आपको बार बार निगाह रहे, जब तक परीक्षा ना हो जाए, जब भी आप देखते रहेंगे तो याद रहेगा 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण। अब आते हैं महाप्राण की तरफ। महाप्राण का मतलब देखिए, अगर हम जिनको हटा दें तो यहां से देखिए क की बात हो चुकी है, इसके बाद ग की बात हो चुकी है, और तो ये तो अल्प प्राण होंगे नहीं, बचे कौन, दूसरे और चौथे। मतलब ये दूसरा बच गया और चौथा बच गया हर वर्ग का। तो हम यह कह सकते हैं महाप्राण के लिए हमारा एक नया नियम निकल के आएगा कि 24 ऊष्मा महाप्राण, 24 ऊष्मा महाप्राण। संस्कृत में भी इसको बताया गया, सेम है, उसके लिए हम बताए थे। अब जिस रूप में भी याद हो जाए, दोनों का रूल एक ही है। उसमें बताया गया था, याद करिए, जिनका संस्कृत है 24 साल महाप्राण बताए थे। 24 साल महाप्राण, शल का मतलब बताए थे सल प्रत्याहार, और उसमें वही शल का मतलब, ऊष्मा का मतलब ऊष्म व्यंजन, शल का मतलब सल प्रत्याहार। दोनों का नाम एक है, कौन कौन, श श स और ह। तो ये 4 लोग, और कौन कौन, 24 मतलब हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो इनको जोड़ा जाए तो हम देखेंगे इनकी गिनती कितनी हो गई। तो महाप्राण का मतलब समझ में आ गया, 24 साल महाप्राण, चाहे ऐसे याद करिए और चाहे आप याद करिए उसको कि 24 ऊष्मा महाप्राण। आप इसको करेंगे 24 ऊष्मा महाप्राण, 24 ऊष्मा महाप्राण, ऊष्मा मतलब ऊष्म व्यंजन, 24 ऊष्मा महाप्राण, ये आपका हो गया। तो याद करिए 24 का मतलब 5 हर लाइन में मिलेगा। देखिए दूसरे में सब में 5 मिलेगा, इसमें 5 मिलेगा, चौथे वाले में, मतलब कुल मिलाकर 10, और 4 ऊष्मा के मिलाकर कितना हो गया, 14। ये 14 क्या हो जाएंगे, सभी महाप्राण हो जाएंगे। हमारे सभी जो 14 व्यंजन हैं वो महाप्राण हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण की गिनती कर लिए हम लोग, याद करिए। फिर से देखिए 135 अंतस्थ सर्व अल्प प्राण, मतलब 135 मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और अंतस्थ ये हमारे व्यंजन में हैं। ये सभी क्या हैं, अल्प प्राण हैं, सभी स्वर अल्प प्राण हैं। प्रश्न 2 तरह से बनेगा, अगर पूछेगा कि कितने स्वर अल्प प्राण होते हैं तो उनकी गिनती 11 है, क्योंकि हमारे 11 स्वर हैं। लेकिन पूछा कि व्यंजन कितने अल्प प्राण हैं तो 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ, वो क्रम में बता दिया 135 क्या है। और इसके बाद 24 ऊष्मा महाप्राण, या उसको याद करिए संस्कृत के हिसाब से 24 साल महाप्राण, दोनों तरफ से आएगा 14। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषा नहीं पूछेगा। अब आती है बात, देखिए कि नाद और घोष के आधार पर पूछता है। घोष, नाद का मतलब है, जिससे घोषत्व मतलब है, मतलब जिसमें आवाज निकलती हो, नाद निकलता हो, गूंज निकलता हो, झंकार हो, कंपन हो। कहने का मतलब कुछ हमारे जो व्यंजन हैं जो क से लेकर ङ तक हैं, मतलब हर वर्ग के क, ख, ग, घ और ङ, ये हमारे जो व्यंजन हैं, इनको कुछ को बोलने पर गूंज निकलती है, मतलब कंपन जैसी होती है, गूंज आवाज, नाद निकलता है, तो उनको नाम दिया गया घोष, मतलब वो आवाज करते हैं। नाद मतलब वो भी गूंज, आवाज से मतलब है झंकार, कंपन होता है। देखिए जब आप क बोलेंगे तो क और ख और ग, इनके बोलने में कुछ अंतर होगा। जैसे अगर इनको बोला जाए क, ग और ङ बोलिए,
या इनको बोलिए, दोनों से तरह देखिए। देखिए अगर इनको बोला जाए ग घ, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने पर आपको लगेगा कि गूंज हो रही, जैसे क ख, ऐसा कुछ यहाँ गूंज, लेकिन जैसे आप यहाँ वाली लाइन से शुरू करेंगे तो गूंज निकलेगी। जैसे इसके ग घ ङ, मतलब लग रहा है फेफड़े की तरफ कहीं कुछ कंपन, कुछ गूंज, कुछ नाद, कुछ घोष, मतलब आवाज, जिनको बोलने पर लगता है कि वो हमारे फेफड़े की तरफ गूंज उत्पन्न हो रही है, गुंजन हो रहा है, झनकार उत्पन्न हो रही है, यही 3 लोग हैं। इनको अगर नाम दिया जाए तो फिर वही गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5। तो जो ये 345 की बात होगी, ये 345, यही 345 जो है वो घोष होते हैं। 345 घोष हैं। और कौन कौन है? जितने अंतस्थ हैं और है, हम यह कह सकते हैं ट्रिक में 345 अंतस्थ है, 345 अंतस्थ घोष है, 345 अंतस्थ घोष है, 345 अंतस्थ है घोष। आप जैसे भी रटिए इसको, केवल एक लाइन याद करना है, 345 अंतस्थ है घोष, या है घोष से करिए, हमको वर्ण निकालना है, घोष निकाल दीजिए। अब यहां से आपके सभी व्यंजन निकल के आ जाएंगे, कितने कितने? 345। अब 345 का मतलब याद करिए, सब में तीसरा, तो 5 5 5 कुल मिलाकर 15 हो जाएगा। तो 15 ये हो गए। फिर आती है अंतस्थ की गिनती। अंतस्थ में अभी बताया 4 ही होते हैं, बार बार अंतस्थ आ रहा है का मतलब ह। ये सभी मिलकर घोष है, कितने कितने? 15 4 19 1 20 व्यंजन हमारे क्या हैं? घोष होते हैं। अब आइए अघोष में देखा जाए कौन है। घोष का मतलब आवाज निकलती हो, उनको बोलने से गूंज निकलता हो, कंपन होती हो, लेकिन यहीं पर क ख बोलेंगे तो कोई गूंज नहीं, आप बोल कर दे सकते हैं क ख, लेकिन जैसे ग बोलेंगे, ग लग रहा है कि शरीर के पास हमारे फेफड़े के नजदीक कुछ गुंजन टाइप हो रही है, आवाज टाइप निकल रही है। जो आवाज निकलती है, नाद निकलती है, शोर निकलता है, इन तीनों में निकलता है, ग घ ङ। लेकिन जैसे इसको बोलेंगे क ख, फेफड़े पर बल नहीं पड़ रहा है, वहां से कोई कंपन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये दोनों लोग जो हैं इनमें कोई कंपन नहीं है, अघोष है, मतलब इनमें आवाज नहीं है। हमेशा बताया जाता है हिंदी में अ का मतलब नहीं से होता है, तो घोष नहीं है, आवाज नहीं है। इसके लिए हम एक बताए थे, जब संस्कृत की बात किए थे वहां भी इनको बताया गया था। अघोष ने तीनों श को 12 बार पढ़ा। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो देख लेंगे। अघोष ने तीनों श को, तीनों श जो हैं, 3 श मतलब तीनों श, अब तीनों श का मतलब तीनों श लिख लीजिए, कौन कौन? तीनों श को 12 बार पढ़ा। अब 12 का मतलब फिर वही लाइन, क्या? पहला और दूसरा। तो तीनों श को 12 बार पढ़ा। इस यहाँ पर अघोष का मतलब हो गया घोष जैसा नाम है। उसके बाद लिखा है तीनों श मतलब 1 2 3 तो श ही होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये देखा जाए कि अघोष की गिनती कितनी है, तो हम अघोष की गिनती कर सकते हैं। क्या? अघोष ने तीनों श को 12 बार पढ़ा। ये आपकी लाइन हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी याद करने के लिए। 12 बार पढ़ा, अघोष ने तीनों श को 12 बार पढ़ा, ये लाइन रखेंगे तो आपका अघोष नहीं गड़बड़ होगा। अब यहाँ गिनती कर लिया जाए, तीनों श को मतलब 3 तो श हो गए, 12 का मतलब सबका 5 सबका 5, सब में पहला पहला आएगा, क च ट त प, वैसे वहाँ ख वाली लाइन से भी 5 आएगा। तो 5 5 10, गिनती हमारी कितनी हो जाएगी? 13। कैसे 13 हो रही है उसको समझिए। जैसे अगर हम लिख दिए क ख, फिर यहाँ से देखिए च छ, फिर ट ठ त थ प और फ, यही 12 है। 12 बार मतलब सबका पहला दूसरा। तो देखिए 5 यहाँ से 5 यहाँ से 10 हो जाएगा। और उसके बाद तीनों श मतलब तीनों श कौन कौन? तालव्य, मूर्धन्य और दंत, इनको जोड़ेंगे तो 13। बात वही है, अघोष ने तीनों श को 12 बार पढ़ा, तो हमारे अघोष की जो गिनती है वो कितनी आ गई? 13 आ गई। अब उसके बाद आ गया सघोष की बात। तो सघोष में तो व्यंजन देखिए हमारे 20 हैं,
लेकिन पूछेगा क्या स्वर में भी है ऐसा कुछ, तो सभी स्वर, जो सभी स्वर हैं वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, मतलब उनमें भी आवाज निकलती है। तो वही भी गिनती कितनी हो गई, 11। अब जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे 31 प्रश्न। उसी प्रकार अगर ये पूछेगा कि घोष व्यंजन कितने हैं, तो आपका उत्तर 20 आएगा। लेकिन पूछेगा स्वर कितने घोष हैं, तो सभी स्वर घोष होते हैं, वो 11 हैं। हमारी टोटल गिनती 31 तक पहुंचेगी। और अघोष की बात हो गई कि सभी तीनों स को अघोष ने 12 बार पढ़ा। इसको क्या रखेंगे, 345 अंतस्थ है घोष, 345 अंतस्थ है घोष। तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ है घोष, अंतस्थ माने यव यरलव, है का मतलब ह, इनको जोड़ा जाए। घोष के लिए बताया गया है कि घोष 345 हैं, अंतस्थ हैं, उसके बाद ह, ये सब जोड़ लेंगे, देखिए गिनती पूरी हो जाएगी। यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, व्यंजनों की संख्या 20। वहीं स्वर हमारे 11 हैं। आप अपना नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर एक एक शब्द को हम एनालिसिस करेंगे कैसे। अब बात आती है किसकी, अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर, जब इनको बोलते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तब क्या होता है। एक उच्चारण स्थान होता है, अभी उच्चारण स्थान की बात हम नहीं करेंगे, उच्चारण स्थान की बात हुई है, संस्कृत के वीडियो में इसका उच्चारण स्थान पड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ भी हम उच्चारण स्थान बताएंगे। लेकिन सीधे सीधे हम आ रहे हैं उच्चारण के आधार पर। जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, एक उच्चारण स्थान होता है कि वो बोला कहाँ से जाता है, एक उच्चारण कैसे होता है वह है। अगर पूछा उच्चारण के आधार पर तो ये प्रश्न पूछेगा नहीं कि उच्चारण के आधार पर प्रकार बताइए। अगर प्रकार पूछ भी लिया तो आप 8 बताएंगे। लेकिन अगर पूछा कि स्पर्शी संघर्षी एक स्पर्श व्यंजन होता है, याद करिएगा एक स्पर्श व्यंजन है, तो सब स्पर्श हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, लेकिन स्पर्शी कितने हैं तो वो उच्चारण के आधार पर है, इनकी संख्या 16 होती है। ये कहाँ से, कौन कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग, तो देख लीजिए कहाँ से आते हैं। ये जो 16 आएंगे, ये का आएगा और च वाली लाइन छोड़ देंगे, च देखिए यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद अब जो बच गया क च ट त प के प्रथम 4, मतलब सबके जो पहले 4 हैं, इनमें भी 4 लोग, इनमें भी 4 लोग, इनके भी 4 लोग, इनके भी 4 लोग, सबको जोड़ देंगे तो ये गिनती मिलकर 16 हो जाएगी। कहने का मतलब क ख ग और घ सबका आखिरी छोड़ दिया गया है, और किसको छोड़ा गया है, च को छोड़ा गया है। तो च वर्ग वाले में जितने कौन कौन है, च छ ज और झ, ये हमारे क्या हैं, ये स्पर्श भी हैं और संघर्षी, संघर्ष मतलब बड़े संघर्ष के साथ निकलते हैं। च जैसे च बोलने पर लग रहा है छू भी रहा है, लेकिन इतना संघर्ष करके रगड़ते हुए निकल रहा है, इस कारण इसका नाम बोला जाता है स्पर्श है। और क्या है, संघर्षी है। और एक केवल बोला जाता है संघर्षी, जो केवल संघर्ष करते हैं। तो बात इतनी समझ में आई होगी। तो हमने देखा कि कैसे हैं ये, क्या क्या है उच्चारण के आधार पर। फिर से समझिए क्या है ये। तो स्पर्शी का मतलब जब भी उच्चारण स्थान पूछेगा तो उच्चारण के स्थान के आधार पर तो हम लोग 8 कहते हैं, लेकिन संघर्षी के आधार पर पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो स्पर्शी जब पूछेगा तो याद करिए क, उसके बाद च यहाँ लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका बचेगा ट त प। ये जो वर्ग हैं इनके प्रथम 4 माने शुरुआत के जो 4 लोग हैं, प्रथम 4 वर्ग, तो प्रथम 4 वर्ग का मतलब समझ गए, 4 4 4 4 सब में 4 4 मिलेंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 16। तो याद करिए स्पर्शी जो हैं वो 16 हैं। फिर बात आती है संघर्षी की। तो संघर्षी कैसे रहेगा, संघर्ष क्या होता है, संघर्ष का मतलब कुछ बड़े ही संघर्ष के साथ निकलते हैं, वो हमारे वही ऊष्म व्यंजन हैं। कौन कौन, श श स और ह। ये
4 लोग हो गए, तो इनकी भी गिनती क्लियर हो गई, कितनी 4। उसके बाद आती है स्पर्श संघर्षी। जो स वर्ग के 4 लोग हैं वो स्पर्श तो करते हैं कहीं न कहीं, वो उच्चारण स्थान में पता चलेगा, लेकिन स्पर्श के साथ साथ ही वो संघर्ष भी करते हैं। कौन कौन है वही देखिए, च, छ, ज और झ। इनकी गिनती भी कितनी है, 4 हो गई। तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रहे आप इसका टेबल तैयार कर लेंगे, बहुत आसान है। अब बात आती है नासिक्य। नासिक्य मतलब नासिका से जो बोले जाते हैं, मतलब हर वर्ग का जो पचवा होता है, देखिए सबके पचवा को छोड़ा गया है, क में भी पचवा है, च में भी पचवा है, तो जो पांचवा उनको लिख लिया जाए। कौन कौन, ङ, य, उसके बाद ड़ आता है, उसके बाद न आता है, उसके बाद म आता है। ये जो नासिक्य हैं, जो नासिका से बोले जाते हैं, इनकी गिनती कुल 5 है। फिर आती है संघर्षहीन, मतलब जिनमें कोई संघर्ष न करना पड़े, बड़े आराम से बोले जाते हैं। य, व, र, ल बोला जाता है, तो उसमें य और व, य, व बिना मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के आते हैं। ये संघर्षहीन हैं, मतलब 2 व्यंजन हमारे पास हैं जिनमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक यह है और एक वह है। ये संघर्षहीन है, कोई संघर्ष नहीं है। और पीछे बताया गया था इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, याद रहे ये अर्धस्वर भी हैं और इनको संघर्षहीन भी कहते हैं, ये दोनों बात याद है। अब बात आती है अगली, कौन कि प्रकंपित कौन है, कौन सा व्यंजन ऐसा जिनको बोलने पर वो कंपन जैसी आती है। तो र को देखिए, र बोलते हैं, र बोलते हैं जैसे लग रहा है कि जीभ पूरा वो कंपन कर रही है, रगड़ रही है। तो यह प्रकंपित व्यंजन हमारे पास केवल एक है, कौन सा, र। इन्हीं की गिनती आ गई 1। फिर बात आती है पार्श्विक। पार्श्विक मतलब होता है, पार्श्व संस्कृत का शब्द है बगल। जब ल को बोला जाता है तो हवा दोनों तरफ से निकल जाती है। जब भी ल बोलिए, ल कहते ही लग रहा है कि दोनों किनारों से हवा बाहर से निकल गई। तो ऐसे हमारा एक ही व्यंजन आता है, वो बेचारा ल है। इनकी गिनती भी हमारी 1 पूरी हो गई। अब बात आती है किसकी, ताड़न जात। ताड़न जात को बताया गया, उच्छिष्ट भी बताया जाता है। ये 2 हैं, पीछे बताया गया था, ताड़न जात की बात हुई थी कि ढक्कन के नीचे और डलिया वाला ड के नीचे ये जो लगाया जाता है, बिंदु लगाए जाते हैं, ये 2 हैं, इनको ताड़न जात कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्चारण के आधार पर यह नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया तो 8 ही बताएंगे, लेकिन अगर पूछा स्पर्शी कितने हैं, स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो 25। याद रखिएगा, जब स्पर्श व्यंजन तो 25, लेकिन स्पर्शी पूछेगा तो केवल आपको 16 बताना पड़ेगा। फिर पूछेगा संघर्षी कितने हैं, संघर्षी तो जो संघर्ष करने वाले लोग हैं यही हैं, श, 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 ह, ये बोले जाएंगे 4। फिर पूछेगा स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी करते हो लेकिन उनका संघर्ष भी है, तो वो भी 4 है, इनकी गिनती च, छ, ज, झ। उसके बाद अनासिक मतलब जो नाक से बोले जाते हैं। उसके बाद आपका है संघर्षहीन, यह और वह है जिसमें बिना संघर्ष के ये निकलता है। फिर बात आती है किसकी, प्रकंपित, जो र है इसको प्रकंपित बोलते हैं। और पार्श्विक एक है, ल है, और ताड़न जात हमारे 2 हैं। इस प्रकार हमने देखा उच्चारण के आधार पर इनकी गिनती पूरी हो चुकी है। अब बात आती है उच्चारण के आधार पर, जब हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं, ये उच्चारण स्थान, इसकी बात हम किए थे संस्कृत में, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए, ये उच्चारण के आधार पर 7 हैं। 7 की गिनती कौन कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक दंत और ओष्ठ छूटा हुआ है, यहाँ पर नोट कर दिया जा रहा है, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ गुण संधि है। इनके आधार पर इनकी गिनती 1 हुआ है। तो इस प्रकार ये है, इसके लिए ट्रिक पढ़ा है संस्कृत के वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ बताए थे हम के टी एम 2, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसकी बात बताई गई थी, कैसे बनता है इसको भी बताया गया था। फिर इसके लिए विशेष और वीडियो हम लेके आएंगे अलग से, लेकिन फिर आप यहाँ जान लीजिए, एक उच्चारण की बात आती है कि तीनों का उच्चारण हम कैसे करते हैं। जो श, श, श की बात आती है उसको देख लिया जाए। तो जब बात आती है कि इनका उच्चारण कैसे करेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे और इसका उच्चारण कैसे करेंगे,
तो इसका उच्चारण करने के लिए जहां से बोले जाते हैं वह लाइन याद करिए, यह च वाली लाइन से बोले जाते हैं, मतलब च। तो च वाली लाइन में जैसे आप च बोलते हैं उसी तरह बोलते बोलते इसको बोल दीजिए। ट जैसे बोलते हैं, जब ट बोलते समय जहां जहां जिह्वा टच कर उसी लाइन में इसको बोलिए, और त वाली लाइन में जैसे बोलते हैं उसको ऐसे बोल दीजिए। कहने का मतलब च छ ज झ श, ट ठ ड ढ श, त थ द ध स। मतलब इनको बोलते समय जिस प्रकार का उच्चारण हमारे जिह्वा जहां जहां टच कर रही है उसी लय में इसको बोलेंगे तो शुद्ध श का उच्चारण हो जाएगा। उसी प्रकार इनका उच्चारण करना है कि कैसे इसको बोला जाता है। तो जब ट ठ ड बोलते रहे उसी बीच में इसको बोल दीजिए तो शुद्ध उच्चारण इसका भी हो जाएगा। देखिए ट ठ ड श, इसको अगर बोलना है तो त वाली लाइन बोलते रहिए, फिर बीच में इसको बोल दीजिए। तो जैसे त को बोलने के लिए मेहनत हम करते हैं, जहां जहां छूते हैं उसी प्रकार ये श निकलेगा। देखिए त श त श त श ट श ट श च श च श। मतलब जब इनको बोलिए तो ऐसा ही यह बोला जाएगा, इसको बोलेंगे तो ऐसा यह बोला जाएगा, इसको बोलेंगे तो ऐसा यह बोला जाएगा। इसका मतलब ये उच्चारण स्थान के आधार पर ही है। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण था, ये अध्ययन की सुविधा के आधार पर हम एक स्पर्श व्यंजन बोलते हैं जिनको वर्गीय भी नाम दिया गया। इनकी संख्या 25 थी, ये पीछे बताया गया था। अंतस्थ हमारे 4 हैं, इनकी बात बताई गई थी। उष्ण व्यंजन में हमारे 4 हैं, इनको देखा। फिर हमने देखा उच्चारण स्थान के अभी हम बात छोड़े हैं। फिर उसके बाद चर्चा की गई प्राण के आधार पर, मतलब प्राणत्व के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर बात किए थे कि अल्प प्राण और महाप्राण थे, इनकी गिनती कैसे की गई थी। ये पूरी गिनती पड़ी हुई है, आप पीछे देख लीजिएगा। ये बताए थे कि इसके लिए सीधा सा एक ट्रिक बताया गया था। क्या? 135 अंतस्थ स्वर हैं, 135 अंतस्थ स्वर हैं। ये गिनती कैसे हुई हो गया था, तो इनकी गिनती बता दी गई थी कि 15 4 19, ये हमारे पास 15 हो गए, ये 4 हो गए, ये 19 हो गया था। उसके बाद 11 स्वर आ गए थे, 30 हो गए थे, इसकी बात हुई थी। इसके बाद हम बताए थे 24 साल महाप्राण, चाहे संस्कृत से याद करिए चाहे हिंदी से याद करिए, 24वां महाप्राण। ये 24 का मतलब हर वर्ग का दूसरा और चौथा। इसके बाद हमने देखा था नाद और गूंज के आधार पर, हम ये संस्कृत में भी बताए थे, यहाँ भी बताए हैं, दोनों में कॉमन है। क्या? अघोष ने तीनों श को 12 बार पढ़ा, तो अघोष का मतलब जान गए, अघोष ही। और तीनों श का मतलब वो तीनों श, अभी बात बताए हैं उनके उच्चारण की, कि जो तीनों श हैं और 12 मतलब सबका पहला और दूसरा व्यंजन, ये मिलाकर अघोष होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। घोष के आधार पर मतलब जिनको बोलने पर आवाज निकलती है, गुंजन निकलती है, फेफड़े के यहाँ कंपन होता है, वो हमारे 345 के हैं, मतलब तीसरा चौथा पांचवा है, अंतस्थ हैं और है मतलब ह। तो इनकी गिनती कर ली गई थी, ये 20 हैं, और सभी स्वर भी घोष होते हैं। फिर बात आई थी घोष की संख्या कैसे गिनी गई थी, इनकी बात हो गई थी। और हम वर्गों को बता दिए कि पहला दूसरा का मतलब क्या था, और फिर उच्चारण के आधार पर कैसे कैसे हम उच्चारण करते हैं। जब उच्चारण करते हैं तो उनके आधार पर, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण जब करेंगे तो ऐसा करेंगे। उच्चारण करते समय ये है संघर्षी, ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो हम इसका उत्तर आराम से दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण स्थान के साथ। अन्य कुछ प्रकारों, कुछ विदेशी व्यंजन हैं, कुछ विदेशी स्वर हैं, कुछ और 2-4 प्रश्न इससे बनते हैं। उसके बाद हम लोग चौथे पार्ट में वर्ड को विचार, जो वर्ड वाला विचार चल रहा है उस विचार को वहीं समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, जितनी चीजें उनमें कैसे प्रश्न बनते हैं देखते रहिए। बेसिक लर्निंग टू एडवांस सभी को एक साथ धन्यवाद।